बात करो। हाय फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने एसपी के डिस्टिंग्विश बिटवीन आपसे डिस्कस किया और लॉन्ग आंसर। एसपी सिर्फ दो ही पार्ट में याद रखना है, एक आपका डिस्टिंग्विश और लॉन्ग आंसर, दूसरा आपका शॉर्ट नोट एंड लेटर। पूरा एसपी खत्म। आप बोर्ड एग्जाम में कैसे भी 90+ निकाल सकते हो, लेकिन हाँ, पॉइंट्स कैसे याद रखना है उसका एक ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। एक मेमोरी मेमोरी मतलब याद रखना, आपका खुद का एक पैटर्न होना चाहिए। अगर खुद के हाथ से लिखे अगर बनाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ समराइज टेबल के फॉर्म में। एक पेज का मैंने टेबल दिखाया, एक पेज का और दिखा रहा हूँ। सिर्फ 2 पेज पे आपका पूरा एसपी खत्म। सिर्फ 2 पेज लेके जाना, मान लेना कि आपको एसपी पूरा याद है। हाँ, अंदर का कंटेंट जितने बार आप रीड कर लोगे उतना अच्छा है कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी होगी कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। ठीक है, मैं यही कर सकता हूँ कि आपको पॉइंट याद करा सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक से दिए गए, तो आप बेफिक्र रहना, आप जो पॉइंट लिखोगे सब गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक से होगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन हाँ, पॉइंट्स याद रहने चाहिए, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन खुद का होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्टिंग्विश याद करा दिया, लॉन्ग आंसर याद करा दिया। आज मेरा टारगेट है शॉर्ट नोट याद कराना। एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि लेटर की ट्रिक क्या होती है, लेटर कैसे लिखना है 3 पैराग्राफ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट टोटल 14 शॉर्ट नोट आपको याद रखने हैं। कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो 14 शॉर्ट नोट में से आपको मिल जाएगा। आपने ऑलरेडी डिस्टिंग्विश याद करके रखा है, जो आपका प्लस पॉइंट है कि इन केस अगर एक आध शॉर्ट नोट इधर उधर से आ गया ट्रांसफर पे या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पे, तो सेम डिस्टिंग्विश का पॉइंट आप कॉपी कर सकते हो, आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं 14 शॉर्ट नोट आपको याद कराने जा रहा हूँ टॉपिक वाइज। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। आपका सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंस। फाइनेंस के ऊपर हमारे 2 शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि फिक्स कैपिटल वो होता है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या मैं बोल सकता हूँ बड़ा इन्वेस्टमेंट, मशीन लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए लगता है ह्यूज अमाउंट, वो हमारा फिक्स कैपिटल है। और जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए लगेगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। फिक्स कैपिटल में रिस्क ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल में रिस्क कम है। हाँ, कुछ फैक्टर्स है जिस पे आपका डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे पहला होता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। मेरे नेचर पे डिपेंड है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालने जा रहा हूँ तो डेफिनेटली फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा। मेरा साइज डिपेंड करता है कि अगर मेरा साइज छोटा है तो मेरा कैपिटल भी कम होगा। अगर मेरा बिजनेस का साइज बड़ा है तो फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल दोनों ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आप 2 पॉइंट याद रखना, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि पहले 2 पॉइंट लॉजिकल है और दोनों सेम रखा गया, फिक्स कैपिटल में भी और वर्किंग कैपिटल में भी। तो आप नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस याद रखना। नेक्स्ट मुझे बस आईपीसीसी करके याद रखना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईपीसीसी। आईपीसीसी सीए का सेकंड ईयर होता है, या तो फिर अगर मैं लॉ के हिसाब से बोलूँ तो इंडियन पेनल कोड है। तो अब बस आईपीसीसी याद रखना कि इंटरनेशनल ट्रेंड क्या चल रहा है, पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है, एंड कंपटीशन कितना लेवल का है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा लेवल का है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं वर्किंग कैपिटल में आ रहा हूं तो मैं जस्ट बीपीटी करके याद रखूंगा। बीपीटी मतलब याद रखना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट होता है, बट हाँ यहाँ पे हम अलग याद रखेंगे बीपीटी। हाँ, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ाना है अपने को। बिजनेस साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, इन टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स है। शॉर्ट नोट में सिर्फ 5 ही पॉइंट लिखना है, बट फिर भी एक आध पॉइंट ज्यादा याद रखो कि इनकेस अगर कुछ मिस हो जाए तो आप रिकैप कर सको। 6 पॉइंट याद रखोगे तो अच्छा है कि एक पॉइंट मिस भी होगा तो 5 लिख सकते हो। तो पहला 2 पॉइंट कॉमन था, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बीबीटी याद रखना, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, टी फॉर टर्म्स ऑफ परचेज है। लास्ट में सीवी। अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो सीवी देना पड़ता है। क्रेडिट कंट्रोल एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ये ऑप्शनल पॉइंट है, अगर याद हुए तो अच्छे, नहीं याद हुए तो 5 पॉइंट कम से कम याद रहना ही चाहिए। तो आपका पहला टॉपिक खत्म हो गया, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वहां पे आईपीसीसी याद रखा है, यहाँ पे बीपीटी याद रखा है। पहला 2 पॉइंट कॉमन है, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलो मैं अगले 2 शॉर्ट नोट में आ रहा हूँ। मेरा अगला 2 शॉर्ट नोट जो है वो बोनस के ऊपर है और मेरा राइट इश्यू है। राइट इश्यू का मतलब याद रखना, जो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देती है शेयर खरीदने के लिए, उसका नाम है राइट इश्यू। मैं दोनों का डिस्टिंग्विश अच्छे से दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रोविजंस यानी कि कुछ रूल्स पूछे कि राइट इश्यू के क्या रूल्स है और बोनस शेयर्स के क्या रूल्स है। ठीक है, तो याद रखना, अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, वो हमारा राइट इश्यू है। एंड बोनस इश्यू ऑफ कोर्स, अगर कंपनी रिजर्व यूज करना चाहती है तो शेयर होल्डर का परमिशन लेके बोनस शेयर्स देके, जो फ्री रिजर्व से होना चाहिए। ठीक है, मैं राइट इश्यू में राइट इश्यू याद करना बहुत आसान है। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे रहे हो कि वो लोग शेयर खरीदना चाहते तो खरीद ले। लेटर ऑफ ऑफर और कंटेंट ऑफर, ये 3 पॉइंट याद रखना कि मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, नए पब्लिक के पास जाऊंगा तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने शेयर होल्डर के पास जा रहा हूँ तो मेरा राइट इश्यू है। किसके थ्रू बताना पड़ेगा? लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू। उसमें कंटेंट लिखना पड़ेगा कि आपका क्या रेशियो है, कितना आपको शेयर मिलने वाला है। तो पहला 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना कि राइट इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा, लेटर ऑफ ऑफर दिया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा क्या क्या आपको मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है। हाँ, अब लेटर ऑफ ऑफर अगर मुझे भेजना है
तो मुझे किसके थ्रू भेजना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मान लेंगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, अनसोल्ड है। मिनिमम 90%, 90% अपने को आना ही चाहिए, तो ही हमारा आगे प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं। एंड एक और स्टार लगा रहा हूँ, राइट टू रिनाउंस, कि अगर कोई शेयर होल्डर नहीं खरीदना चाहता है तो अपने दोस्त को रिनाउंस यानी कि ट्रांसफर कर सकता है। तो राइट इश्यू में तीन हमने कर्ली ब्रैकेट मार्क किया है। पहले याद रखना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू, उसमें कंटेंट लिखा जाएगा। जब हम भेजेंगे तो किससे भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से। अच्छा, जब पोस्ट से भेजेंगे और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं दिया तो हम उसको अनसोल्ड ट्रेड करेंगे। मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और कोई शेयर होल्डर चाहे तो अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्त को या रिलेटिव्स को, किसी को भी। हाँ, अगर मैं बोनस शेयर्स की बात करूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऑफ कोर्स बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट ही होना चाहिए। हाँ, कहाँ से इश्यू होगा, ये फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से इश्यू कर सकते हैं हम लोग बोनस शेयर। कहाँ से नहीं कर सकते, ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखना। रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं यूज हो सकता है। कोई एसेट को अगर आपने डेलिबरेटली इंक्रीज किया है, प्राइस बढ़ा के दिखा है, तो वो रिजर्व यूज नहीं किया जा सकता। और इन लिeu ऑफ डिविडेंड आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डिविडेंड के बदले आपको बोनस शेयर मिल रहा है, ये अलाउड नहीं है। दो और कंडीशन याद रखना कि एक बार डिक्लेयर होगा तो विड्रॉ नहीं हो सकता, और यहाँ पे कोई अपना बोनस शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट याद रखना, बोनस शेयर कहाँ से इश्यू किया जाएगा, फ्री रिजर्व से और सिक्योरिटीज प्रीमियम से। दो रेस्ट्रिक्शन है, अब रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं यूज कर सकते हो, अब डिविडेंड के बदले बोनस शेयर्स नहीं दे सकते हो। तो और रेस्ट्रिक्शन, एक बार डिक्लेयर हो गया विड्रॉ नहीं हो सकता, और कोई शेयर होल्डर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो नहीं है, क्योंकि फ्री में खुद कंपनी दे रही है। इट मस्ट बी फुल्ली पेड, ये स्टार वाला पॉइंट एक है। बोनस शेयर हमेशा कैसा होना चाहिए, फुल्ली पेड। पार्टली पेड का तो सवाल ही नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है। तो शेयर्स अगर फुल्ली पेड होगा तो ही हम बोनस शेयर्स दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब राइट इशू बोनस इशू का अच्छे से याद रखना। कितने शॉर्ट नोट हो गए फ्रेंड्स, चार। पहला फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल कनेक्टेड है, राइट इशू बोनस इशू कनेक्टेड है। अब मैं अगला दो शॉर्ट नोट आपको दिखा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। अगला दो शॉर्ट नोट देख लेना। एक कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है जो सेपरेट है, कि कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट देगी तो ऑफकोर्स कंपनी का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, ईमेल आईडी भी लिखा होगा, फोन नंबर भी लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये तीन चीज आप याद रखना। कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। आप जैसे एग्जाम का सर्टिफिकेट देखते हो उसका भी एक नंबर होता है, लिविंग सर्टिफिकेट देखोगे उसका भी एक सीरियल नंबर होना चाहिए ताकि उसको कोई ट्रस्ट कर सके। तो कंपनी का नाम है, एड्रेस है, फोलियो नंबर है और सर्टिफिकेट नंबर। अब शेयर होल्डर का भी नाम होगा, नेचर ऑफ शेयर लिखा होगा, कौन सा शेयर है, तो नेम ऑफ द मेंबर होना चाहिए और नेचर ऑफ शेयर्स होना चाहिए। उस पे लिखा होगा कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, कितना अमाउंट पेड किया है। लास्ट का दो पॉइंट मेरे लिए लीगल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस पे कॉमन सील, कंपनी का राउंड सील होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। डेट और सिग्नेचर मस्ट है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। बिना सिग्नेचर के तो डॉक्यूमेंट कोई भी कंपनी का वैलिड नहीं होगा। तो आप तीन पार्ट में याद रखना। सबसे टॉप में कंपनी का नाम, एड्रेस, सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर। अब शेयर होल्डर का नाम होगा, उसका फेस वैल्यू, अमाउंट पेड लिखा होगा। हाँ, लास्ट के दो पॉइंट याद रखना, कॉमन सील होना चाहिए कंपनी का, और लास्ट में डेट और सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एसॉप हम लोग बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में एसॉप है। कि अगर, हाँ, अगर लॉयल्टी एम्प्लॉय के अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसको कुछ शेयर दे दो। एम्प्लॉय को ऐसा फील होगा कि यार मैं भी इस कंपनी का स्टेक होल्डर हूँ। तो कंपनी एक ऑप्शन निकाली है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि आप ये शेयर खरीद लो। अच्छा, एम्प्लॉय चाहे तो मार्केट से भी खरीद सकता है, लेकिन कंपनी इसलिए दे रही है ताकि वो लेसर प्राइस पे देगी। अच्छा, अगर कम प्राइस पे एम्प्लॉय ने लेके बाहर जाके ज्यादा प्राइस पे बेचना स्टार्ट किया तो ज्यादा रेपुटेशन खराब होगा, कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा। तो कंपनी लॉक इन पीरियड रख देगी, एटलीस्ट एक साल तक। हर कंपनी का अलग अलग लॉक इन है, लेकिन एक साल तक वो एम्प्लॉय उसको बेच नहीं सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का मतलब याद रखना, कंपनी अपने एम्प्लॉय को एनकरेज कर रही है कि आप पार्टिसिपेट हो जाओ हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देख लेना, इट इज गिवन डायरेक्टली टू एम्प्लॉय एट अ लेसर प्राइस। हम डायरेक्टली किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉय को। कौन से प्राइस पे, लेसर प्राइस, मार्केट प्राइस है। ऑफ कोर्स कम प्राइस होगा तो ही तो एम्प्लॉय खरीदेगा, वरना वो बाहर से क्यों नहीं खरीद सकता है। यहाँ पे लॉक इन पीरियड होगा, कितना लॉक इन पीरियड होगा, 1 ईयर का। हाँ, इसमें याद रखना कोई डिविडेंड या कोई वोटिंग राइट्स नहीं दी जाएगी, ये जैसे एम्प्लॉय को दिया जा रहा है एक लॉयल्टी के फॉर्म में। स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट है एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर। कुछ टाइम तक तो इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, प्लेज भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ले जाके गिरवी रखा उसके बदले लोन ले लिया, ये अलाउड नहीं है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का मतलब याद रखना, जो अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए दी जाती है, एक लॉयल्टी डेवलप करने के लिए दी जाती है, वो आपकी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में हमने शेयर दिया, लेसर प्राइस पे दिया, और उसको बोल दिया कि भैया बेचना मत, एक साल तक एटलीस्ट मत बेचना। इस पे कोई डिविडेंड नहीं, कोई वोटिंग राइट्स नहीं। हाँ, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, प्लेज नहीं किया जा सकता।
डिपॉजिट आपने देखा है कि हाँ कंपनी चाहे तो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है। आपने शेयर देखा, डिबेंचर देखा। कंपनी के पास एक और ऑप्शन है कि अगर वो फंड रेज करना चाहती है तो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। आपको कंडीशन याद रखनी है। एग्जाम में सिर्फ 4 कंडीशन पूछता है, हमने 7-8 कंडीशन रखी है। जो आपको 4 क्लिक होगी वो 4 लिख लेना, या तो फिर सबसे बेस्ट पैटर्न ये होता है कि आप 7 से 8 पॉइंट लिखो, उसमें से कोई 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। ये इंटेलिजेंट लेवल है कि आपने ज्यादा पॉइंट दिखाया लेकिन सामने वाले को बता दिया कि टाइम कम है, इसके लिए मैंने सिर्फ 4 पॉइंट एक्सप्लेन किया है। चलो देख लिया जाए। इसमें लॉजिकल है, कोई शॉर्टकट कीवर्ड नहीं होगा, बस लॉजिकल याद रखना। सबसे पहला होगा पीरियड, कि डिपॉजिट अगर मैं ले रहा हूँ तो कितने पीरियड के ले लूंगा। तो इसमें कुछ कंडीशन है कि मिनिमम 6 महीना होना चाहिए और मैक्सिमम 36 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता डिपॉजिट। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है, जॉइंट नेम पे भी हो सकता है, और नॉमिनेशन। तो देखो डिपॉजिट में 4 पॉइंट याद रखना है कि अगर मैं डिपॉजिट लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को पीरियड कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ कितने पीरियड के लिए ले रहा हूँ, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, जॉइंट नेम पे भी ले सकता हूँ, और नॉमिनेशन रखना पड़ेगा। नॉमिनेशन मतलब अगर उसका डेथ हो जाए तो किसको जाएगा। तो 4 पॉइंट पहले कॉमन है। नेक्स्ट है मेरा 4 पॉइंट कि अगर मैंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो मैं पब्लिक को डिपॉजिट रिसीट दूंगा, उसका रजिस्टर मेंटेन करूंगा, और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट 30 जून के पहले करना पड़ेगा। ईयरली 31 मार्च होता है, 30 जून के पहले मुझे देना पड़ेगा, और उस पर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो आप कोई भी 4 कंडीशन याद रखना, बहुत आसान है यार। अगर पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो तो पीरियड स्पेसिफाई कर लो, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है वो स्पेसिफाई कर लो, जॉइंट नाम पे भी अलाउड है, इसका नॉमिनेशन होना चाहिए। हाँ अगर आपने डिपॉजिट ले लिया तो रिसीट तो दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे, और बीच में आरआर करके याद रखना, एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट होगा और एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होगा, ये दो मेंटेन करना होगा। ठीक है। तो टोटल हमने टॉप में 7 शॉर्ट नोट देख लिया। मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हो गया था, राइट इश्यू, बोनस इश्यू हो गया था, बीच में एक छोटा सा शॉर्ट नोट हमने देखा था, कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। हाँ एम्प्लॉयज को हमने एक स्टॉक दिया था जिसका नाम था एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। यहाँ पे पब्लिक से अगर डिपॉजिट ले रहे हैं तो हमको 7-8 कंडीशन दी गई है, लेकिन हम कोई भी 5-6 कंडीशन याद रखेंगे। पहले 4 स्लॉट याद रखना कि अगर मैं डिपॉजिट ले रहा हूँ तो उसका पीरियड क्लियर होना चाहिए, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है वो क्लियर होना चाहिए, जॉइंट नेम पे होगा, नॉमिनेशन होगा। हाँ अगर मैंने डिपॉजिट लिया तो मुझे रिसीट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और डबल आर याद रखूंगा, एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ेगा और रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा। तो टोटल कितने पॉइंट है, 8। हमने 7 शॉर्ट नोट कवर कर लिए। मेरा अगला शॉर्ट नोट 7। पहले 7 शॉर्ट नोट का आप अच्छे से रिकैप कर लेना। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि हमारा अगला 7 शॉर्ट नोट कैसा होगा। ठीक है। देखो हमने 7 अच्छे से कवर कर लिया, अब मैं बैलेंस 7 आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला डिपॉजिटरी, आपको पता होगा कि डिपॉजिटरी आ गई थी 1996 में। मेन पर्पज ये था कि फिजिकल फॉर्म जो शेयर सर्टिफिकेट का वो हटा दो यार, फिजिकल में बहुत टाइम लगता है और मगजमारी, शेयर सर्टिफिकेट मेंटेन करो, दीमक खा लेगा, पानी लग गया खराब हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सवाइजेड, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फॉरेन वाले बेचारे सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है। हम बहुत लेट स्टार्ट किया 1996 में। तो डिपॉजिटरी का मेन मकसद यही था कि जो फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट है उसको हटा देना, डीमैट में लेके आना। ठीक है। तो डिपॉजिटरी जो आया हमारा 1996 में, उसके एडवांटेज थे। एडवांटेज दोनों को मिले, शेयर होल्डर को भी आसान हो गया, इतना सारा सर्टिफिकेट मेंटेन नहीं करना है बंडल, और कंपनी को तो और ज्यादा आसान हो गया कि कम्युनिकेट करना बहुत फास्ट हो गया, रिलेशन बहुत अच्छी हो गई, और उसके साथ साथ अब हेडक नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट बनाओ, शेयर सर्टिफिकेट डिस्पैच करो, वो सब सिस्टम हमने खत्म कर दिया। तो डिपॉजिटरी का एडवांटेज दोनों को मिला, एक शेयर होल्डर को मिला, इन्वेस्टर को, एंड सेकंड कंपनी को मिला। तो मैं दोनों का देख लेता हूँ, आपको एडवांटेज दोनों में से किसी एक का आ सकता है, आइदर इन्वेस्टर का नहीं तो फिर कंपनी का। देख लो शेयर होल्डर को सबसे पहले दो फायदा हुआ, कोई रिस्क नहीं और पूरा सेफ्टी, यानी रिस्क का चांस ही नहीं। आपके पास शेयर सर्टिफिकेट घूम जाए तो दुनिया भर का प्रोसीजर फॉलो करोगे डुप्लीकेट के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, आपके पासबुक, अगर पासबुक घूम भी गई तो आप ऑनलाइन ट्रस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं और सेफ्टी बहुत ज्यादा है। अगर रिस्क नहीं है तो ऑफकोर्स आपको सेफ्टी मिलेगी। हाँ इजी ट्रांसफर और अप टू डेट हो गया, आपका ट्रांसफर भी कैसा हो गया, इजी हो गया। अपडेट कराना भी आसान है, अब जब चाहे तब अपडेट कर सकते हो। नॉमिनेशन भी करवाना है तो आराम से नॉमिनेशन करवा सकते हो। एनए करके याद रखना, लास्ट का 2 पॉइंट मैंने रखा एनए। एनए मतलब याद रखना नॉमिनेशन होगा और ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा, अगर आपने शेयर खरीदा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप 6 पॉइंट दिया है। सबसे पहले रिस्क नहीं है, सेफ्टी आ गई, इसी ट्रांसफर होगा, अपडेट करना आसान है, नॉमिनेशन रहेगा, एंड ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा। एनए याद रखना लास्ट में। हाँ कंपनी को भी फायदा हुआ। कंपनी को हम लोग 4 पॉइंट में याद रखें, कंपनी का कॉस्ट कम हो गया, सेक्रेटरी का हेडक कम हो गया, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, कितने शेयर होल्डर, एक बटन दबाओगे डायरेक्टली आ जाएगा। रिलेशन बहुत अच्छी हो गई, यानी कि शेयर होल्डर से कोई इतना क्लैश होने का चांसेस नहीं रहा। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आने लगे क्योंकि हम डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक में हो गए, बाहर से भी पैसा इजिली आ सकता है, बाहर वाले भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट याद रखने मैंने चेंज के RUBI करके रखा है, रूबी। अब रूबी याद रखोगे तो 4 पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट रिडक्शन इन कॉस्ट, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आ गई, बी फॉर बेटर रिलेशन हो गया, आई फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आने लगी। तो डिपॉजिटरी का एडवांटेज इन्वेस्टर को भी मिला, डिपॉजिटरी का एडवांटेज कंपनी को भी मिला। हाँ इन्वेस्टर में सबसे अच्छा क्या एडवांटेज मिला कि रिस्क नहीं है और हमारी सेफ्टी हो गई।
ठीक है। उसके बाद हमारा इजी ट्रांसफर हो गया, अपडेट भी अच्छा होने लगा, एनए मतलब याद रखना, नॉमिनेशन भी हो गया और ऑटोमेटिक क्रेडिट आने लगा। कंपनी को अगर आप एडवांटेज याद रखना है तो रूबी करके याद रखो, रिडक्शन इन कॉस्ट है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, बी फॉर बेटर रिलेशन हो गई, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आने लगे। तो ये आपका डिपॉजिटरी का एडवांटेज है इन्वेस्टर के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए। ठीक है। अब मेरा इंटरम डिविडेंड आपने देखा होगा कि बेसिकली डिविडेंड साल में एक ही बार मिलता है, मार्च खत्म होने के बाद। लेकिन अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड देना चाहती है तो इंटरम डिविडेंड दे सकती है। तो अब मीनिंग बहुत अच्छे से जानते थे डिस्टिंग्विश में कि डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एज इंटरम डिविडेंड। ये आपका इंटरम डिविडेंड है। तो इंटरम डिविडेंड के कुछ फीचर्स है, कुछ प्रोविजंस है, बस याद रखना। दो तीन पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन पॉइंट, जिसमें से सबसे पहले ये जो पावर है इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। इसके लिए ऑथराइजेशन लगेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। ये तीन के बिना तो आप इंटरिम डिविडेंड दे ही नहीं सकते। तो याद रखना, पावर किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लगेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। हाँ, कैन नॉट बी गिवन फ्रॉम रिजर्व। आप रिजर्व में से नहीं दे सकते। सेपरेट आपको बैंक ओपन कर, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, रिजर्व से नहीं देना पड़ता है, ये स्पेशल पॉइंट है। आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर, एक शेड्यूल्ड बैंक में जमा करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर आपको पे करना पड़ेगा डिविडेंड। अगर नहीं पे कर पाए तो 7 दिन के अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड में। और अगर 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो ये आईपीएफ में चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो लास्ट के जो 4 पॉइंट है ना, सिर्फ डेज याद रखना है कि 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए, 30 दिन के अंदर आपको पे करना है। अगर मान लो 30 दिन तक कोई नहीं आया तो अगले 7 दिन, यानी कि 37 डेज हो जाएगा, 7 दिन में आपको अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर करना है। अगर 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया तो आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। पहला 3 पॉइंट याद रखना, अगर आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो तो 3 कंडीशन तो मस्ट है। एक तो बोर्ड की मीटिंग होगी, इसमें रेजोल्यूशन होगा, ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कैन नॉट बी गिवन फ्रॉम रिजर्व। हाँ, लास्ट का 4 पॉइंट याद रखना कि 5 डेज के अंदर आपको देना है, 5 डेज के अंदर शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करना है, 30 दिन के अंदर आपको पे करना है। अगले 7 दिन, 30 दिन के बाद भी अगर 7 दिन तक नहीं हुआ, यानी 37 डेज हो गया, अगर 30 दिन के अंदर नहीं आया तो 7 दिन के अंदर हम लोग अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता तो आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट नोट है, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट याद रखना यार, फिक्स परसेंटेज होता है, और पर एनम। आप कभी भी इंटरेस्ट देखोगे तो पी ए लिखा था, पर एनम। तो आप 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये फिक्स्ड परसेंटेज होगा पर एनम के हिसाब से। आप कभी भी कहीं भी देखे रहेंगे इंटरेस्ट एट द रेट लिखा रहता है पर एनम, 10%, 5% पर एनम। तो ये फिक्स्ड परसेंटेज होगा, एनुअल फॉर्म में होगा, और किसको दिया जाएगा? क्रेडिटर्स को या डिबेंचर को। लास्ट का 3 पॉइंट याद रखना है, चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये दिया जाएगा कैपिटल के अगेंस्ट, यानी जिसने मुझे इन्वेस्टमेंट दिया उसको मैं इंटरेस्ट दूंगा, चाहे डिबेंचर के फॉर्म में या बॉन्ड के फॉर्म में या पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में, मैं उनको इंटरेस्ट दूंगा। हाँ, शेयर होल्डर को डिविडेंड जाता है, उसको छोड़ के बाकी जो लोग रहेंगे सब इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो ये पेड फॉर कैपिटल है और रिलेटेड रिस्क। रिस्क का मतलब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो इसको दो कर्ली ब्रैकेट में याद रखना कि इंटरेस्ट हमेशा फिक्स परसेंटेज होगा, एनुअल फॉर्म में होगा, क्रेडिटर्स को या डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा। ठीक है। ये किसके लिए दिया जाता है? कैपिटल के लिए दिया जाता है, रिस्क से रिलेटेड है, और ये चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आप इंटरेस्ट का फीचर्स याद रखना। ठीक है। हाँ, अब मैं फिनेंशियल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ। दूसरा मेरा फंक्शन ऑफ सेबी है। कैपिटल मार्केट याद रखना, कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो शेयर लॉन्च करने के लिए हेल्प करती है, यानी कंपनी को अगर फंड चाहिए तो कंपनी शेयर मार्केट में आ जाएगी। तो फिनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की मार्केट है। अब देख लेना, जो पब्लिक अपने पास पैसा दबा के रखता था ना कैश में या बैंक बैलेंस में, लोगों को एक मोटिवेट किया गया कि आप पैसा वहां ना रखो यार, कंपनी को लाके दो। कंपनी के पास पैसा आएगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, बहुत एडवांटेज से। लेकिन पब्लिक को कन्विंस करना पड़ा कि आप अपना कैश दबा के मत रखो या बैंक में मत रखो, उसको कंपनी को दो, कंपनी उसको अच्छा रोटेट करेगी, रोटेट करने के बाद आपको अच्छा इनकम भी देगी। तो पहला 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आप याद रखना बस, ये एकदम लॉजिकल है। ये एक सर्कल हो गया। हमने पब्लिक से रिक्वेस्ट किया कि अपना रिसोर्स, पैसा, रिसोर्स मतलब मनी, ट्रांसफर करो, उसका अच्छा यूज होगा, प्रोडक्टिव मतलब अच्छा यूज करेंगे, फंड को मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज मतलब जितना बेटर चैनल है उसमें हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे, इससे कैपिटल फॉर्मेट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और हाँ, कंपनी के पास क्या आ जाएगी? लिक्विडिटी। आप अगर कैश दबा के रखे 100 रुपया, 1 महीने के बाद वो थोड़ी ना 110 हो जाएगा, उसमें से थोड़ी ना बच्चा पैदा होने वाला है। तो 100 का नोट 100 ही रहने वाला है, उसके साथ एक छोटा सा 10 का नोट नहीं आने वाला। लेकिन 100 का नोट अगर आप कंपनी को दोगे ना, तो कंपनी उसका 100 का 110 बना देगा, 120 बना देगा, 200 भी बना देगा। तो ये पब्लिक को कन्विंस करना पड़ा, एक अवेयरनेस लाना पड़ा कि रिसोर्सेस को ट्रांसफर करो, उसका अच्छा यूज होगा, फंड भी अच्छा यूज होगा, मोबिलाइज होगा, कैपिटल फॉर्मेट होगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। हाँ, अगर आपने हमको ट्रस्ट करके पैसा दिया तो ऑफ कोर्स आपकी इनकम बढ़ेगी,
हर पब्लिक का इनकम बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, यानी हमारी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। तो लास्ट का 2 पॉइंट याद रखना, इनकम मिलेगा और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट देखने जा रहे हैं तो 2 सेट में याद रखना, हमने पब्लिक को कन्विंस किया कि अपना फंड लाके ट्रांसफर करो। अगर फंड ट्रांसफर करोगे तो अच्छा यूज होगा, अच्छा यूज होगा मतलब मोबिलाइज होगा, फंड मोबिलाइज होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लिक्विडिटी आ जाएगी। एंड लास्ट में 2 पॉइंट, अगर आपने पैसा दिया तो आपको इनकम मिलेगा, हमारे कंट्री का, इंडस्ट्री का, सबका डेवलपमेंट हो सकता है। हाँ, से भी याद रखना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी हमारी 90s में ही आके बैठी थी। ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, कुछ फ्रॉड हुए स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से सेबी को फॉर्म करना पड़ा कि भाई एक रेगुलेशन होना चाहिए, इतने लोग ट्रस्ट करके कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो कोई ना कोई अथॉरिटी इसको रेगुलेट करे कि सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं। तो एक बॉडी बैठी जिसका नाम था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका देख लेना, 2 से 3 सेट में हम लोग याद रखेंगे। इसका मेन काम होता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, की मार्केट को बढ़ाना, यानी जो कैपिटल मार्केट उसको बढ़ाना ताकि कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल सके। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रोहिबिट फ्रॉड। आप डीपी करके याद रखना, देख लो। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को किसी भी वे में हिट नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिट फ्रॉड, कुछ फ्रॉड होने वाला है तो आप प्रोहिबिट करो। आपने देखा होगा, एक स्टोरी भी देखा होगा वेब सीरीज हर्षद मेहता की स्कैम की। वैसे शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हुए, बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता होता है कि शेयर मार्केट में फ्रॉड होता ही होता है, कितना भी कंट्रोल हो जाए फ्रॉड हो ही जाता है। तो हमको प्रोहिबिट करना है फ्रॉड को, एंड प्रोहिबिट करना इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब याद रखना, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आने, मतलब अंदर वाले यूज ना कर ले पहले से ही। वैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अंदर ही अंदर यूज करते हैं, पब्लिक को लगता है कि शेयर मार्केट गिरने वाला है लेकिन वो शेयर बढ़ जाता है, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है। तो सेबी ट्राई करता है कि वो भी प्रोहिबिट हो। तो फ्रॉड को प्रोहिबिट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना। हाँ, मेन मकसद सेबी का यही था कि मार्केट को हेल्दी बनाना, कि लोगों का भरोसा रहे। तो डेवलप द मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। 2 प्रोहिबिशन रखना है, प्रोहिबिट द फ्रॉड एंड प्रोहिबिट द इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, रेगुलेट करना है। आप आरआर करके याद रखना, आरआरपी करके रखा है मैंने, आरआरपी। एक तो रेगुलेट करना ब्रोकर को, रेगुलेट करना डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, यानी ब्रोकर भी कुछ मैनिपुलेट ना कर पाए, डिपॉजिटरी भी कुछ ना कर पाए, उसको रेगुलेट करना है। एंड लास्ट में याद रखना, प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कुछ पैसा सेबी के पास होता है जिसके थ्रू सेबी एजुकेशन भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है इन्वेस्टर्स को। तो आप 2 चीज याद रखना, एक हमारा कैपिटल मार्केट, लेकिन कैपिटल मार्केट को या फाइनेंशियल मार्केट जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सेबी बैठी है। ठीक है, तो सेबी का 2 सेट में याद रखना, डीपी करके याद रखना, एक तो मार्केट को डेवलप करना और प्रोटेक्ट करना, प्रोहिबिट करना फ्रॉड को, प्रोहिबिट करना इनसाइडर ट्रेडिंग को। आरआर करके याद रखना, रेगुलेट करना ब्रोकर को, रेगुलेट करना डिपॉजिटरी को। एंड लास्ट में स्टार लगा देता हूँ, पी जो हमारा, इसको स्टार लगा देता हूँ कि प्रमोट करना इन्वेस्टर का एजुकेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। हमारा लास्ट है फीचर्स ऑफ बॉन्ड। फीचर्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने के लिए मैं कनेक्ट करूंगा डिपॉजिट से, डिपॉजिट से बॉन्ड बहुत कनेक्टेड है और ऑलमोस्ट पॉइंट आपके सेम है। अगर मैं बॉन्ड देखना चाहता हूं तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बेसिकली गवर्नमेंट यूज करती है बॉन्ड, कभी कभी कंपनी भी यूज करती है बॉन्ड। तो सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंस मेरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। स्टेटस याद रखना, यहाँ पे जो होगा वो क्रेडिटर ही होगा, शेयर होल्डर तो होगा नहीं। एक रिटर्न ऑफ बॉन्ड है और एक रीपेमेंट है, जैसा आपने देखा था रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है, सेम वैसे रिटर्न ऑफ बॉन्ड है और रीपेमेंट है। इसको स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। बोर्ड में सिर्फ एक ही या 2 बार पूछा है, उससे ज्यादा नहीं पूछा है, बट फिर भी आप इग्नोर मत करना। आप सिर्फ 14 शॉर्ट नोट पढ़ के जा रहे हो तो इतना ज्यादा रिस्क मत देना, 14 पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना कि आपको 14 शॉर्ट नोट याद है, पूरे लॉजिक के साथ, पूरे कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो आप डिस्टिंग्विश पढ़ चुके हैं, लॉन्ग आंसर पढ़ चुके हैं, ये आपके शॉर्ट नोट थे, सिर्फ 14 शॉर्ट नोट, 14 शॉर्ट नोट के सब लॉजिकल पॉइंट दिए हुए, कैसे याद करना है, कितना करली ब्रैकेट मार्क करना है, कैसा कीवर्ड डिजाइन करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भी कीवर्ड मैंने नहीं दिया है, 3 से 4 ही कीवर्ड दिया है, बाकी सब मैंने बोला है कि लॉजिकल। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी पढ़ाई करो। एक लास्ट वीडियो बनी केएसपी पे लेटर के ऊपर, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, कि लेटर कैसे लिखना है, क्या ट्रिक होती है लेटर लिखने की, पैराग्राफ कैसे डिजाइन किया जाता है, मैं एकदम आपको क्लियर बता दूंगा कैसे आपको लिखना होगा। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, शॉर्ट नोट आपने पहले से पढ़ लिया था। शॉर्ट नोट पढ़ने देखो मैं दिखा देता हूँ, मैंने शॉर्ट नोट पहले याद करा दिया है, इतने सॉरी डिस्टिंग्विश पहले ही याद करा दिया, इतने डिस्टिंग्विश आपको याद करने हैं 10, उसमें से 2 लॉन्ग आंसर है। डिस्टिंग्विश और लॉन्ग आंसर के बाद मैंने दिखा दिया था कि आपको शॉर्ट नोट कैसे याद रखना है। तो सिर्फ 2 पेज, अगर आपने 2 पेज पढ़ लिया अच्छे से, ये 2 पेज का प्रिंट मार कर रख लिया अच्छे से, मैं क्लास में आपको ये प्रिंट आउट भी देने वाला हूँ। अगर आपने 2 पेज प्रिंट किया तो भरोसा रखना कि आपका एसपी पूरा पढ़ के हो गया, 90 कैसे भी लेके आ सकते हो, लेकिन आप 2 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे अगली वीडियो का वेट करना, जहाँ पे मैं लेटर बताऊंगा, एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा लेटर कैसे लिखना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छी पढ़ाई करो। फैब 2025 आपके लिए अच्छा होना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए, कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ऑल द बेस्ट, अच्छी पढ़ाई करो, मिलते हैं अगली वीडियो में लेटर के लिए। थैंक यू।